So good morning once again. We have already started with the exercise, the second last exercise of differential equations, and we have solved few of the problems based on linear differential equation. Now we will continue the same. So we will be solving question number one, the ninth problem. Of exercise 6.5, y dx x minus y whole square dy. Y dx plus. So first of all, we will have to convert them either in the dy by dx के फॉर्म में या तो dx by dy के फॉर्म में. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने कल एक लॉजिक बताया था कि dy by dx होता है तो प्लस py होता है और इक्वल टू q होता है. इसका मतलब अगर dy ऊपर है तो y का टर्म एक ही बार होगा, x का टर्म दो बार होना चाहिए. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का टर्म एक बार है और y का टर्म दो बार है. इसका मतलब इसको हम लोग dx by dy में कन्वर्ट करेंगे. यस, dx by dy में. तो let us transfer this second term to that side. So I will get y dx is minus x minus y square dy. dy को इधर भेजा और y को उधर, तो dx by dy माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई. सेपरेट देम, dx by dy माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर बाई वाई इज वाई. अब dx by dy है तो उसके साथ x का टर्म होना चाहिए, तो इस माइनस एक्स बाई वाई को इधर लेकर आ गया, प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये dx by dy वाला टाइप में आ गया है. dx by dy px p हो जाएगा 1/y एंड q. So now comparing with standard function dx by dy plus px equal to q, we get p equal to 1 upon y and q equal to y. अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू इंटीग्रेशन p dy. So then this will be e raised to integration 1 upon y dy. E raised to log of y to the base e. e कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली y आ जाएगा. और लास्ट में जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर general solution is given by x into integrating factor integration of q into integrating factor dy plus c. So then this will be x into y, q है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया है y, dy प्लस c. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स वाई
equal to integration of y square dy plus c. xy is y cube upon 3 plus c. ये आपका फाइनल आंसर है. Have you all understood? Please start writing. Let me know if it is done. Okay, I think it's done now, बच्चों. Easy problem था, dx by dy में convert किया and then we solved it. Next question now. Question number 10. One minus x
स्क्वायर dy by dx 2xy x into 1 minus x square raised to 1 by 2. Okay. So here already dy by dx लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली dy by dx के टर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि y एक ही है ना, तो ऊपर जो होता है वो एक बार होता है, बाकी के दो बार होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो वैसे का वैसा ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मैंने इंटू वाई, इधर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, रेज टू हाफ का मतलब रूट होता है बच्चों, रूट लगा दिया मैंने, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अभी देखो, इट इज लाइक ये रूट ए है और ये ए है, ये रूट ए है और ये ए है, तो ए के अंदर भी दो रूट ए होता है ना, तो एक रूट ए कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब मैं इसको x अपॉन रूट नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ। सबको समझ में आया? एंड नाउ कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो अपने को p मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q मिलेगा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर है सबको? यहाँ तक लिख लो पहले, फिर आगे का बता दो। इट्स डन नाउ। ओके, अभी इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर equal to e raised to integration of p dx which is equal to e raised to integration of 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ
इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन? So if you'll observe this, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, तो अगर वो न्यूमरेटर में आ गया तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने -2x जो था माइनस का मल्टीप्लाई और बाहर माइनस लिख दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज e raised to minus e raised to log of mod of 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस। ठीक है, अभी ये माइनस जो है वो उसके पावर में चला जाएगा। सो इट इज लाइक e रेज टू log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1, और ये e है, e कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 बचेगा, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। समझा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? प्लीज राइट डाउन। I hope it's done. Now, therefore, general solution is given by y into, क्योंकि ये dy by dx वाला है तो y पहले होता है, जिसने प्रैक्टिस किया रहेगा उसको सब समझता रहेगा फास्ट फास्ट। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू अपना क्या है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यस, यहाँ तक समझ में आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जनरल सोल्यूशन मैंने लिखा है और उसके अंदर मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट में तो कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट में देखो ये 1 माइनस एक्स रेज टू 1/2 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 है, कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है।
1 + 1/2 3/2 हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx प्लस c। ठीक है, अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स को एडजस्ट करेंगे एंड ऑल। देखो 7 से पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ t differentiating with respect to x minus 2x dx is dt। तो इससे x dx मिलेगा dt अपॉन माइनस 2 x dx। इस x dx को dt अपॉन माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ पर t लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में ये, देयरफॉर लेफ्ट तो वैसा ही रहेगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x और ये मिलके dt अपॉन माइनस 2 हो गया, ऊपर 1 बचेगा और नीचे t रेज टू 3/2 प्लस, सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 अपॉन माइनस 2 बाहर, t रेज टू 3/2 ऊपर गया, t रेज टू माइनस 3/2 dt प्लस, ये होगा -1/2, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं भी लिखो चलता है। टी रेज टू माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन होगा, टी रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1, तो होता है -1/2। ठीक है, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो टी रेज टू -1/2 अकेला बचेगा, जो कि नीचे आके 1/t रेज टू हाफ हो जाएगा। ओके, टी रेज टू हाफ मतलब √t हो जाएगा। तो आपको मिल गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस। अब t की जगह t का वैल्यू पुट कर दो, हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो आप, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेकर गए तो ये हो जाएगा हेलो, यस, समझ में आ रहा है सबको? ये ऊपर a और √a वापस वही किया, √a कैंसिल, तो एक रूट बच जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। सॉल्व करो चलो यहाँ से जनरल सॉल्यूशंस। मैं थोड़ा आपको बहुत सारा स्टेप्स करके बता रहा हूँ, एक एक स्टेप जो अंडरस्टूड है डायरेक्टली कर सकते हैं, तो उसकी वजह से मेरा ज़रा लेंदी दिख रहा है, बट जिसको अगर क्विकली करके कैलकुलेशन आता है डायरेक्टली कर सकते हैं तो वो पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करो इसको।
Let me know when you have done this. I will scroll it down. Okay, it's done now. Fine. Next question now. 11th one. 1 minus x square. This also looks very simple actually, student. देखो ये हिंट दे देता हूँ, होमवर्क में कर लो. 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो देखो y के साइड जो हो जाएगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट में ई रेस टू टैन इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो p आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और उसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है टैन इनवर्स एक्स है, राइट. तो ई रेस टू टैन इनवर्स एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. और जब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करोगे तो ऑलरेडी ई रेस टू टैन इनवर्स q है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू ई रेस टू टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा. तो 2 बार ई रेस टू टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा. तो ई रेस टू टैन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे. टैन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे तो ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर एडजस्ट होगा ना. बट 2 ई रेस टू टैन एक्स है तो एक ई रेस टू टैन एक्स एडजस्ट हो जाएगा अगर हम ई रेस टू टैन एक्स को टी पुट करेंगे तो. यस, हो सकता है ये प्रॉब्लम. ओके, सो अभी तक जितने भी इक्वेशंस थे ये सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थे एंड वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. अभी जो नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम, these are also the same, but the only thing is they have not given the linear differential equation. They have given the problems in words. We have to first convert them into equation and then we have to solve. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ही करना है, मैं आपको बस इसमें कन्वर्ट करके बता देता हूँ कैसे होता है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासिस थ्रू ओरिजिन and has a slope this. Yes, come on. Passes through origin and has a slope this.
तो इसका मतलब इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, so it is given that slope of the tangent. Okay, so we know that slope of the tangent to the curve is dy by dx. So according to given condition, it is given that slope of the tangent to the curve is x plus 3y minus 1. तो हो गया, यही इक्वेशन है. अब dy by dx है तो उसके साथ y का टर्म होना चाहिए, तो उसको इधर लेकर आया आप. dy by dx minus 3y is x minus 1. तो ये आपका p हो जाएगा, ये आपका q हो जाएगा. सबको समझ में आ गया? यस. कैसे मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया? अब इसको सॉल्व कर दे तो आपको आएगा ना, ये तो सिंपल है. p माइनस 3 है, q x माइनस 1 है. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है. सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Find the equation of the curve passing through this and have the slope of the tangent to the curve is this. Yes, passing through the curve है. अच्छा हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर. जैसे पिछले सब में भी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा ना प्लस सी के अंदर. बट यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. इसको सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर आएगा उसमें सी निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना कि इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर सकते हैं. तो x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करोगे तो आपको c का वैल्यू आ जाएगा. फिर जैसे हम करते थे ना पर्टिकुलर सोल्यूशन में, उस c के वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे. समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट मैंने क्या बोला? हम लोग जब लीनियर डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते थे हम लोग? कुछ तो x और y का वैल्यू दिया होता था ना. तो यहाँ पर लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब इट विल सेटिस्फाई 0,0. तो वी विल पुट x0 y0 इन द फाइनल आंसर. सो वी विल गेट c का वैल्यू एंड वी विल सब्स्टिट्यूट बैक दैट c का वैल्यू. ठीक है, यहाँ भी वैसा ही है. देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया है -4x/9y. सेम एग्जैक्टली. देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्लोप मतलब dy by dx इक्वल टू -4x/9y. ठीक है, अभी आपको अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं. क्यों नहीं है, जरा देख लो. क्योंकि dy by dx के साथ कुछ प्लस होना चाहिए ना. अब मैं इसको पूरे को लेकर आऊँगा. यस, तो फिर ऊपर x है, ऊपर तो y होना चाहिए. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आप आराम से वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो. y को इधर भेज दिया, उसके साथ dy रखा, बाकी सबको ऐसा ही रहने दिया यहीं पर. देखो जरा, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो गया आपका, और वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था. तो इंटीग्रेशन ऑफ y dy -4/9 कांस्टेंट बाहर, x dx
y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 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 ज़ा फोर, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस सी। टू का उस साइड मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर बाई 9 प्लस 2c। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 18c अपॉन 9। 9 को इस साइड लेकर आया तो 9y स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर 18c। 4x स्क्वायर को इधर लाया तो 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 18c को c लिख दिया क्योंकि ऐसे भी वो कांस्टेंट ही है ना। यस, ये हो गया हमारा सोल्यूशन, वेरी सिंपल। कोई लीनियर डिफरेंशियल नहीं था, एकदम इजी था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इट इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा था? थ्री बाई रूट टू कॉमा रूट टू। So I will write it is passing through, but required curve is passing through थ्री बाई रूट टू कॉमा रूट टू। अब इसको जैसे पिछले समय 0 0 पुट किए, इसको पुट करोगे और सी का वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या होगा? देयरफॉर 9 इंटू रूट टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू थ्री बाई रूट टू का स्क्वायर सी। तो रूट टू का स्क्वायर 2, 9 2 से 18 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 से 36 अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2। सो आई थिंक 36 भी डिवाइड बाई 2 भी 18 ही होगा। सो 18 प्लस 18 इज 36, सी का वैल्यू आ गया 36। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व इज, क्या है यहाँ पर? 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 36। एवरीवन अंडरस्टूड? इजी है ये, चलो सॉल्व कर लो। पहले का हिंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 का और ये सॉल्व करो।
ओके, आई थिंक इट्स डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके जैसा ही है। तो देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है बट कितना सिंपल है, मतलब इसके इक्वेशंस भी कितने सिंपल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व पासेस थ्रू 0,2। अभी आपको समझ गया कि पासेस थ्रू वाला कंडीशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये कब दिया होता है, इसका यूज क्या होगा, राइट। पासेस थ्रू दिस, the sum of coordinates of any point on the curve. What do you mean by sum of coordinates, students? So let ax comma y be any point on the curve, right? So sum of the coordinate मतलब x plus y. Sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the slope by 5. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? Exceed the slope by 5. Come on. तो इसका इक्वेशन बनेगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई बड़ा है किससे? स्लोप से। कितना बड़ा है? 5, तो प्लस 5। समझा क्या? अब डी वाई बाई डी एक्स है तो उसके साथ y का टर्म होना चाहिए, 5 को उधर भेज दिया तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई इस साइड आया तो माइनस वाई और 5 उस साइड गया तो x माइनस 5। तो आपका कंपेयर करोगे तो आपको फिर आ जाएगा p का वैल्यू -1, q का वैल्यू x माइनस 5 एंड सो ऑन। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यस आएगा। और लास्ट में जब आपका सोल्यूशन आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन, तो उस जनरल सोल्यूशन में हम लोग जो पासिंग थ्रू वाला पॉइंट था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर 0,2, तो हमको पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इजी है, मैनेजेबल है। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम, लास्ट वन। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, आप इक्वेशन बताना, slope of the tangent to the curve at each point is equal to sum of abscissa and the product of abscissa ordinate. Come on, equation बताओ। Slope is sum of abscissa and the product of abscissa and ordinate. क्या इसका मतलब है? Slope is equal to, मैं चाहिए तो पहले वर्ड में लिख लेता हूँ क्या मीनिंग है। स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ, सम करना है किसका? तो एप्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एप्सिसा ऑर्डिनेट, मतलब पहला टर्म एप्सिसा होगा और दूसरा टर्म एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट। यस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एप्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो अपने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। समझा सबको? यस। सम ऑफ एप्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एप्सिसा ऑर्डिनेट। प्लीज रिप्लाई, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? इसके बाद तो क्या है, एक्स वाई को इस साइड लेकर आना है क्योंकि वाई का टर्म होना चाहिए। तो ये P, ये Q एंड फिर आगे का हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फाइनल आंसर आने के बाद नीचे कोई पॉइंट दिया है, इट इज पासिंग थ्रू 0,1, तो 0,1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। यस, एवरीवन अंडरस्टूड all these 4 word problems? Please reply.
ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, याद रखो। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, okay. So now we have reached to the last exercise, last topic of this chapter, that is application of differential equations. There are 2-3 standard problems, okay, where we are going to use differential equations to get the answer of these questions. Okay, so the last exercise, one questions of 3 to 4 marks can be asked from this exercise. So they are all word problem because it's application. So 12 problems are there, and today we have to complete this chapter. So maximum of the problems we will do it in the class today itself. Okay, fine. So that today we'll wind up this chapter. Fine. So in application of differential equations, please attend, be attentive, understand this because this is word problem. तो आपको पहले तो इक्वेशंस कैसे कन्वर्ट करना है ऑल वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर है। यस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हमारा एजम्पशन क्या है, ध्यान से पढ़ो। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर increases with time. It means there is a growth in the number of bacteria. If P is the increase at a time, then the rate of change of P is proportional to the population present at that time. सिंपल सा याद रखो, अगर कोई कल्चर है, ठीक है, अगर कोई एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में 1000 बैक्टीरिया है आज अभी, तो आफ्टर 1 आवर वो 1000 बैक्टीरिया इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अच्छा, एक दूसरा एनवायरनमेंट है, सेम टाइम में यहाँ पर जब 1000 बैक्टीरिया था, वहाँ पर 5000 बैक्टीरिया था, तो किस एनवायरनमेंट में बोलते ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, the rate of change of population of bacteria is directly proportional to the number of bacteria present at that time. Yes or no? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। फिजिक्स में भी हमने यूज किया हुआ होगा। तो मैं बोलता हूँ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, rate of change of population of the bacteria is directly proportional to the present population of that bacteria at that culture. Do you all agree? So अगर P पॉपुलेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा dP by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is directly proportional to initial population P, right? तो dP is directly proportional to P। प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकलता है तो K का मल्टीप्लाई होता है, याद है? तो K इंटू पी हो गया, फिर dP इधर आ जाएगा तो dP by P, और ये इधर आ जाएगा K dt। सो नाउ इफ यू कैन सी दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। dP और dt दो वेरिएबल है,
जहाँ पर dp है वहाँ पर ओनली p या कांस्टेंट है, और जहाँ पर dt है वहाँ पर t या कांस्टेंट है। तो t तो कुछ था नहीं, तो ओनली कांस्टेंट टर्म वहाँ पर रहेगा। फिर इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो 1/p का इंटीग्रेशन log p, के बाहर 1 का इंटीग्रेशन के टी प्लस सी। अब देखो ये log p जो है उसका बेस e है, राइट। यहाँ भी रुक सकते हो, बट इन लोग ने एक स्टेप किया है, e है। अगर इस log को निकालना है तो ये e इधर आ जाता है ना, और सबका बेस e बन जाता है। तो e रेस टू के टी, ई रेस टू सी, ई रेस टू सी को c लिख दिया, प्लस है इसलिए मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और ई रेस टू के टी को ई रेस टू के टी रहने दिया। तो आपको ये एक मिल गया पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम टी। ये सबको एक छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। Okay, very good. Now, there's a second example, that is radioactive decay. ठीक है? We know that radioactive substances like radium, cesium, etc. disintegrate with time. It means the mass of the substance decreases with time. Yes? अगर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में मालूम है, तो अनलाइक पॉपुलेशन में कैसा होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है ग्रोथ का रेट बढ़ता है, बट रेडियो एक्टिव डीके में जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसका मास डिक्रीज होते रहता है, राइट। तो अगर जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वो डिक्रीज होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी तो वही है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अगर x उसका इनिशियल अमाउंट है, मास है, तो रेट विल बी dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये वन एक स्टेप नहीं लिखा है जैसा पिछले में लिखा था, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। बट जब प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के कांस्टेंट लिखते हैं उसमें हम माइनस के लिखेंगे इंस्टेड ऑफ के, क्योंकि क्या होता है जब ग्रोथ होता है तो पॉजिटिव के होता है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब डिसइंटीग्रेट होता है यानी डीके होता है तो हम कांस्टेंट को माइनस के लेते हैं। आगे का सब सेम है, एक्स को उधर भेजा, dt को इधर भेजा, फिर इंटीग्रेट किया तो ऐसा आपको मिलेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हम सम सॉल्व करने वाले हैं। फिर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is defined as the time it takes for half the amount of the substance to disintegrate। पूरे सब्सटेंस को हाफ में डिसइंटीग्रेट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ रहे हैं। उसके बाद एक थर्ड एंड लास्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Already in physics you would have seen this, the statement and the meaning of Newton's law of cooling. The Newton's law of cooling states that rate of change of cooling heated body at any time is proportional to the difference between temperature of the body and the surrounding। ध्यान से सुन, ये मीनिंग क्या है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है,
कूल होगा या वो हॉट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सपोज आप आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप किसी रूम के अंदर चले गए, उस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो डेफिनेटली आप भी 25 से 27 तक जाओगे, बट उसका रेट क्या होगा? उसका रेट क्या होगा जाने का? कंपेरेटिवली स्लो होगा ना, क्योंकि 25 27 देयर इज नॉट मच डिफरेंस, राइट। बट वही आपका बॉडी टेम्परेचर है 25, और आप अगर किसी ऐसे रूम में गए जिसका टेम्परेचर है 35, तो क्या लगता है वहां पर आप जैसे एंटर करोगे, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 27 वाले में एंटर करोगे तो तुरंत नहीं लगेगी आपकी गर्मी। धीरे 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 यू विल फील दैट कि अरे यार टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 25 था। और आप 35 में जाओगे तो तुरंत आपको गर्मी लगेगी। दूसरा देखते हैं। हाँ, वी फील द डिफरेंस डेफिनेटली। सपोज योर बॉडी टेम्परेचर इज 25 and you entered in a room where the environment temperature is, the room temperature is 18 डिग्री। तो आपको जैसे आप एंटर करोगे, सडनली आपको क्या होगा? कूलनेस फील होगा, योर बॉडी टेम्परेचर विल डिक्रीज, राइट। बट वही 25 अगर आप 21 में गए, तो यू विल फील coolness but not as that of in case of 17 और 18 डिग्री। सो इसका मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, या डिक्रीज होगा, उसको कूलिंग बोलते हैं उसको। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन the difference between the body, the temperature of the body and the surrounding. The more is the difference, the more is the change in the cooling, the more in the rate of the cooling. Yes or no, students? Have you all understood this point? The more is the difference between the temperature of the body and the environment, the more is the rate of change of temperature. So if theta is a temperature of the body at time t, and theta 0 is a temperature of the medium, मतलब surrounding. So rate of change of temperature of the body, मतलब d theta by dt, is directly proportional to the difference between, right, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, मतलब थीटा माइनस थीटा 0। वापस प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला, इक्वल टू किया। टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, कूलिंग लिखा है ना यहाँ पर, मतलब हम हमेशा कम टेम्परेचर वाले जगह पे जा रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट जो होगा वो माइनस के हो जाएगा, राइट। कांस्टेंट विल बी माइनस के। फिर इसको सॉल्व किया, थीटा डी टी को उससे ट्रांसफर किया, थीटा माइनस थीटा 0 को इधर ट्रांसफर किया, तो ये इक्वेशन मिल गया आपको। फिर इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है। हाँ? उसको सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगा जब सम करूंगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल है। पहला था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का, जिसमें था कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा था रेडियो एक्टिव डीके का, the rate of decay of their substance is directly proportional to the amount of the substance. And third, the rate of cooling is directly proportional to the difference of the temperature of the body and the surrounding. थोड़ी ये ज्योमेट्रिकल फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा, कोन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम का थोड़ा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। Okay, now we can start with the problem.
थोड़ा इसमें राइटिंग वर्क भी होगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In a certain culture of bacteria, the rate of increase of is proportional to the number present. से population growth का problem है. If it is found that number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. अगर 4 आवर में डबल होता है तो 12 आवर्स में कितना होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। Exercise 6.6, question number 1. So I will initially assume that let X is a number of bacteria at time t. Okay. Therefore, according to given condition, rate of change of bacteria is directly proportional to number of bacteria. Therefore, dx by dt is equal to kx, where k is a constant of proportionality. फिर हम x को इधर लेकर आएंगे तो dx अपॉन x is k into dt, right? Integrate both sides. So we will get integration of dx upon x, k बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हो जाएगा log of x इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, अभी यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड t। हमेशा क्वेश्चन में पहला कंडीशन में दोनों वेरिएबल का वैल्यू दिया होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था इनिशियली मतलब व्हेन टाइम t वाज 0, ठीक है, x वाज x नॉट, ये हमको एज्यूम कर लेना है क्योंकि वहां पर दिया है आफ्टर 4 आवर्स इट डबल्स, राइट। log x के बाद x स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा क्या? कहाँ से x स्क्वायर बाई 2 है? x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है ना। यहाँ पर x यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमने log x कर दिया। x कहाँ पर है? अब ये क्वेश्चन अगर आप अभी पूछोगे, बोलोगे मुझे, तो फिर तो क्या बोलोगे आपको इंटीग्रेशन के बारे में। तो हमेशा हमको एज्यूम करना है इनिशियली व्हेन टाइम t वाज 0, इनिशियली कुछ तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा, तो हमने लिख दिया x नॉट, राइट। t0 एंड x इज x नॉट, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके अंदर।
therefore I will get log of x naught equal to k into 0 प्लस c. k इंटू 0 इज 0, तो इससे मिलेगा c इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स नॉट. c इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स नॉट. जैसे आपको c का वैल्यू मिल गया, आप इक्वेशन 1 को में c वापस पुट कर सकते हो, राइट. आप बाद में भी एक साथ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, ये तो इनिशियल कंडीशन हमने खुद से एज्यूम किया. नाउ इट इज गिवन दैट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 4, 4 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो गया था, डबल हो गया था. डबल था कि 4 टाइम्स था. लेट्स सी द क्वेश्चन. डबल्स इन 4 आवर्स. सो आफ्टर 4 आवर बैक्टीरिया डबल. डबल हुआ मतलब कितना हुआ, इनिशियली एक्स नॉट था, 4 घंटे के बाद डबल हुआ मतलब क्या हुआ रहेगा, एक्स का वैल्यू 2x नॉट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड. अगर इनिशियली x है और मैं बोलता हूँ डबल हो रहा है, इसका मतलब x नॉट का 2x नॉट हो रहा है, राइट. उसको उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर. सो देयरफॉर log of 2x naught is equal to kt plus c. So k into t is 4 plus c का वैल्यू हमने निकाला है वही लिखेंगे, log x naught. इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालेंगे. log x naught को इधर भेजो तो आपको मिलेगा log 2x naught माइनस log x naught is 4k. log a माइनस log b होता है log a by b. तो 2x नॉट अपॉन x नॉट इक्वल टू 4k. x नॉट कैंसिल, 4k is 2 log 2, sorry, log 2. Therefore k is equal to 1/4 log 2. अभी आप पहले समझ के लो कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा एक साथ. तो आई विल रिपीट. सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का प्रॉब्लम था, तो एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया एज्यूम किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन करके ये रिलेशन लेकर आ गए. फिर हमने एज्यूम किया कि इनिशियली हमको एज्यूम करना है t 0 होगा तो x नॉट होगा, तो फिर log ऑफ x नॉट इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c का वैल्यू आ गया. फिर आफ्टर टाइम 4 x जो मतलब बैक्टीरिया था वो डबल था, डबल मतलब पहले से डबल, तो 2x नॉट हो गया. उसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू आ गया. सो नाउ वी नो c ऑल्सो एंड k ऑल्सो, राइट. सो अब हमको क्वेश्चन क्या बोला था, नाउ आफ्टर 12 आवर्स मतलब आफ्टर t इक्वल टू 12 व्हाट विल बी x. व्हाट विल बी x, जो चीज अभी तक हम क्या करते थे, हर बार हम उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे. इसमें इक्वेशन 1 में हमको हर बार उसी में सब्स्टिट्यूट करना है. तो log x इक्वल टू के टी प्लस सी है, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, log x इक्वल टू के टी प्लस सी. सब्स्टिट्यूट करो जो जो आपको मालूम है. देयरफॉर x तो मालूम नहीं है, x को ऐसे ही रहने दिया. k हमने फाइंड आउट किया है 1/4 log 2, 1/4 log ऑफ 2 इंटू t का वैल्यू है 12 प्लस c का वैल्यू हमने स्टार्ट में निकाला है
लॉग एक्स नॉट। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो अपने को मिलेगा लॉग एक्स इक्वल टू 3 log 2 प्लस log एक्स नॉट। ओके, log एक्स नॉट, इस log एक्स नॉट को इधर लेके आ जाओ, तो log एक्स माइनस log एक्स नॉट इज 3 log 2। ठीक है, अभी log ए माइनस log बी क्या होता है, तो log ए बाई बी होता है। तो log ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट हो गया, और 3 पावर में जाएगा 2 के, तो 2 raised to 3 हो जाएगा। दोनों साइड लॉग लॉग है, कंपेयर किया तो अपने को मिलेगा x अपॉन एक्स नॉट इज 2 raised to 3, दैट इज 8। एक्स नॉट उधर गया, x इक्वल टू 8x नॉट, ये आपका आंसर है। क्यों, तो इससे ये पता चलता है कि आफ्टर 12 आवर्स x जो होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल, मतलब x नॉट क्या था, इनिशियल था ना। तो आपका फाइनल आंसर आप लिखोगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया will be 8 times than the original number in 12 hours. Yes, everyone understood? ये पहला लिख लो सब लोग। इसको लिख लो स्टूडेंट्स अच्छे से।
It's done now. Sorry, I just forgot to scroll it down. Please write down now. Can you see the screen or not? Okay, I'll read it. Continue writing. इक्वेशन के बाद वाला स्टेप है सॉल्व करो. समझ के लिखो. लेट मी नो इफ इट इज डन. Completed. Okay, I think it's done now. So next question.
Now start the next second one. If the population of country doubles in 60 years, how many years will it take to triple? Okay, you all start, then I'll guide you how to solve this problem. स्टार्ट सेम है, वहां पर बैक्टीरिया था, यहाँ पर पॉपुलेशन है. So start writing this. स्टार्टिंग में वैसे ही स्टार्ट करोगे, लेट एग्जैक्टली सेम सम के टाइप जैसा मैं करा रहा हूँ कि सारे पॉपुलेशन के सम आप कर पाओगे. लेट एक्स बी दी पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी. अभी क्वेश्चन में पॉपुलेशन लिखा है ना, तो लिखो x इक्वल टू पॉपुलेशन एट एनी टाइम t. Therefore dx by dt is directly proportional to x. बाकी सब सेम up to this, everything is same. Please write down. यहाँ तक हो जाएगा तो मुझे बोलो. ओके, उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पर भी. इनिशियली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है. देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या बोल रहा है, डबल्स इन 60 ईयर्स. डायरेक्टली जैसे वहां पर दिया था ना डबल्स इन 4 आवर्स, डबल्स इन 60 ईयर्स, तो डायरेक्टली हमको बाद का आफ्टर 60 ईयर्स का दिया है. इनिशियली कितना है वो नहीं दिया है, तो वापस से हम वही करेंगे. इनिशियली मैंने एज्यूम किया कि व्हेन टाइम t वाज 0 द पॉपुलेशन वाज x नॉट. समझ रहे? तो ये भी कॉमन हो गया सेम वे, c इक्वल टू लॉग x नॉट. इसको भी लिख लो. जो मेरे साथ है, जो मुझे सुन रहा है, बराबर से लिख रहा है, उसको समझ में आएगा. यस, ये हो गया रहेगा. अब नाउ t इक्वल टू 60 लिखेंगे, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद डबल होता है. ये वही रहेगा x इक्वल टू 2x नॉट. लिखो नाउ t इक्वल टू 60, x इक्वल टू 2x नॉट. और जैसे मैंने ये सॉल्व किया, इसके अंदर पुट करके k का वैल्यू निकाला. आप सॉल्व करके k का वैल्यू निकालो और मुझे बताओ k का वैल्यू आपको क्या आ रहा है. t इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 2x नॉट. हिमांशु ने आंसर लिखा है 1/60 log 2. प्लीज सॉल्व.
1/60 log 2 आया, वेरी गुड। अभी उसके बाद देखो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपलेट, मतलब हमको टाइम फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में टी दिया हुआ था, राइट, पिछले क्वेश्चन में टी दिया हुआ था, एक्स फाइंड करना था। अभी एक्स दिया है कि x is 3 times x naught, t is question mark. Please write down. X is 3 times x naught, t equal to question mark. ठीक है, फिर उसी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। log x is kt plus c है, तो x के जगह 3x नॉट लिखा, k का वैल्यू आपने फाइंड किया है 1/60 log 2 इंटू टी हमको फाइंड करना है, c आपने फाइंड किया है log x नॉट, इस log x नॉट को इधर भेजा, तो log 3x नॉट माइनस log x नॉट इज 1/60 log 2 इंटू टी। log a माइनस log b इज log a अपॉन b, ठीक है। अच्छा, ये टी जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके t/60 भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x नॉट अपॉन x नॉट इज इक्वल टू t/60 log 2, ठीक है। अच्छा, इस t/60 को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट, तो ये x नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा log 3, log 2 को इधर भेजा, अपॉन log 2 इज t/60, तो t इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू log 3 अपॉन log 2। वैल्यूज पुट कर दो, 60 इंटू log 3 की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, टेक्स्ट बुक में दिया है log 3 और log 2 की वैल्यू। log 3 is 1.0986 and 0.6912 log 2 है, अपॉन 4 डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो आई विल गेट 60 इंटू 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 109866912, कैंसिल आउट करो और मुझे आंसर बताओ। डेसिमल में आएगा, 2 डिजिट 1 डिजिट तो भी चलेगा। सॉल्व करो इसको। So you have seen this is quite simple problem। एक भी प्रॉब्लम आपने कर लिया तो उसके जैसे ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। शिवांगी हैज आंसर्ड, इट इज कमिंग 95.364, 36 है, इसके लिए हम 95.4 लिख सकते हैं। सो आफ्टर 95.4 ईयर्स आपका जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम।
कंप्लीट कर लो इसका कैलकुलेशन। यस, एवरीवन गॉट दिस आंसर? सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस, वेरी गुड। तो अभी देखो, ये पूरे एक्सरसाइज में जितने भी पॉपुलेशन के प्रॉब्लम है, ग्रोथ के प्रॉब्लम है, वो आपको करने हैं। अभी जैसे देखो, थर्ड जाने दो बिकॉज इट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फोर्थ देखो, रेट ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इनिशियल स्टेप सेम। इफ इनिशियली देयर आर 1000 बैक्टीरिया, इस क्वेश्चन में हम लेते थे इनिशियल में T0 x नॉट, यहां पर लेंगे T0 x 1000। यस, क्लियर सबको? क्योंकि वर्ड लिखा है इनिशियली, जब नहीं दिया होता था तो हम एज्यूम करते थे ना x नॉट। यस, यहां पर लिखेंगे T0 x नॉट, तो उससे डायरेक्टली हमको एक वेरिएबल आ जाएगा, C या K में से C आ जाएगा। फिर लिखे नंबर डबल इन 1 आवर, राइट? सो इसका मतलब T इज 1, x इज डबल, डबल मतलब पहले 1000 था तो अभी 2000, तो होगा वही, x नॉट है तो 2x नॉट, 1000 है तो 2000। तो आफ्टर 2.5 आवर क्या होगा वो हमको देखिए। आई होप सबको समझ में आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो डीके का भी सम है ना, वो भी एग्जैक्टली सेम है। उसमें क्या आएगा, बस वो माइनस माइनस रहेगा, दैट्स ऑल। जो डीके का सम है, जैसे अभी फोर्थ फिफ्थ देख लो, डीके सिक्स, डीके सेम है। देखो, रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनिशियल हम एज्यूम करेंगे, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास इज 1.5 ग्राम। चलो ठीक है, डीके का मैं करूंगा, एटलीस्ट पॉपुलेशन का तो आप करो। फोर्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, देन 11th हो गया, राइट? फोर्थ, सेवेंथ और 11th।
ये 3 प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो। ओके।